आपको देना चाहता हूँ। मैं केवलानंद तिवारी रानीखेत से रहने वाला हूँ। फिलहाल हल्द्वानी में मेरे बेटे के साथ रह रहा हूँ और अरुणाचल में मैं नॉर्थ ईस्ट में विज्ञान विभाग में जॉब में था। यहाँ से पेड़ वहाँ ले गया, वो आबो हवा एक जैसी है यहाँ की वहाँ पे। और वहाँ ले जाते वक्त कुछ पौधे अपने गाँव में छोड़ गए, यहाँ रानीखेत में। वहाँ तो देखा फर्स्ट क्लास, वो अच्छा खासा पैसा कमाने लग गए उन पौधों से। और हमारे गांव के पौधे सारे के सारे मर गए, गाय बच्चों ने खा दिए, कभी वो बूढ़ी बानर सुमर इधर उधर के बर्बाद हो गए। तो हमने थोड़ा सा दुखी मन से अपने घर वालों को, गाँव वालों को बोला, क्या यार मजाक बना रखा आप लोगों ने। तो उन्होंने कहा नहीं साहब देखो हमारी ये कंडीशन है, वो है महिलाएं तो खेती करती थी सारी उस समय, तो सारी कंडीशन देखा था उन्होंने। यही नहीं, हमारी खेती का भी हाल आप देखो। तो मैं थोड़ा इस लाइन का आदमी था, मैंने उनका हलिया हल बैल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये सब निकाल के कितना क्या है, 52 रुपया किलो बैठा 1985, 52 रुपया किलो 1985। वो हमने आंकड़े सरकार को दिए, तब सरकार यूपी सरकार हुआ करती थी। हमने कहा ये हाल है, खेती पाती आप हमसे ऐसा करवा रहे हो। निदेशालय उद्यान हमारे बगल में होकर के शिराड़ पर चौबटिया और उसके अगल बगल के गाँव का ये हाल है, तो ये इंटीरियर के गाँव का क्या हाल हो रहा होगा कि 52 रुपया किलो हम उसमें हमारी खेती की वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करती है। तो हमने कहा ये नहीं चलेगा। तो इतना ही नहीं, जब बातें हुई काफ़ी कुछ उसमें निकली बातें, तो साहब ये पता चला कि 60-62 के बाद से हमको नए खेत नहीं बनाने दिए गए। जो अभी तरुण सर बोल रहे थे कि वो जो भूमि बंदोबस्त अंग्रेजों के टाइम पर, भला हो न अंग्रेजों का, उन्होंने 1815 में पहला भूमि बंदोबस्त किया और उनका लास्ट भूमि बंदोबस्त 1928, यानी 100 कुछ साल तक उन्होंने जो जमीन का हमारे यहाँ हमको जो जमीन खेती बना बुन करके हमको हेल्प की और उनका रिकॉर्ड किया उन्होंने। तो वो 11 बंदोबस्त हुआ, लास्ट बंदोबस्त उनका 11वां जो था 1928 का है। उस 28 वाले आधार पर, 11वें के आधार पर जब भारत की आज़ादी हुई है 47 में, तो 62 के टाइम पर एक पहला बंदोबस्त भारत सरकार का यहाँ हुआ, वो 12वां हुआ। 11 तो अंग्रेज के थे, 12वां ये हुआ। और ये जो 12वां बंदोबस्त हमारा हुआ है, इस वक्त जब उनको हम रिकॉर्ड देखते हैं, क्योंकि वही रिकॉर्ड आज हमारे पास है, उसके बाद से यहाँ भूमि बंदोबस्त नहीं हुआ, यानी हमको नए खेत बनाने नहीं दिए गए। 60-62 के बाद से आज की तारीख में अगर देखो तो 65 साल हो गए। 60-65 सालों के अंदर में हमारी पॉपुलेशन तो बढ़ी, परिवार तो बढ़े, लेकिन 100 नाली अगर उसमें की चीजें रिकॉर्ड देखते हैं मोटा मोटी, तो अगर एक परिवार के पास 100 नाली जमीन उस समय की है, दादा परदादा की जो वो रिकॉर्ड मिलते हैं। लेकिन उनके नाती पोते इसलिए हो गए आज की किसी की बात में यहाँ 2 नाली 4 नाली भी नहीं रह गई। ये अभी जैसे भाई साहब ने बताया कि हम कैसे गाँव में जा सकेंगे, और वो भी नंबर 1, एक तो खेत नहीं बना दिया आपने हमको। ये कि ऐसी हमारी क्या गलती थी कि साहब आपने हम खेत नहीं बनाने दी, यही क्यों रोका क्या? वरना आपके इसी उत्तराखंड का जो प्लेन्स एरिया है उसमें तो आज की तारीख में भी आपके खेत बन रहे हैं, वहां भूमि बंदोबस्त हो रहा है। नंबर 2, पूजा एक्ट। पूजा एक्ट के अंदर में वो जमीन हमारे पास में पहाड़ों में देखो सीढ़ीदार खेत बनाए हम लोगों ने, तो हमारे पास जमीन लिमिटेड थी। वो नीचे का जैसा फिता खींचते रहो और मर्जी से जितना चाहो उतना घेर लो, ऐसा तो यहाँ था नहीं। तो वो हमारे पास में हार्डली 100 नाली जमीन एक आदमी के पास में बड़ी मुश्किल से उन्होंने जमा कर रखी थी, सीढ़ीदार खेत बना करके। उसमें भी आपने स्कूल खोलना, अस्पताल खोलना, कहीं सड़क निकालना, वो भी इसी जमीन के अंदर खोला। ये जमीन में हमको ऊपर में थोपा गया कि आप पहले रजिस्टर करोगे जमीन को उस डिपार्टमेंट के अंदर। अभी भी वही है, स्कूल खोलना है तो आज भी वही है, आज वही नहीं है। तो एक तो जमीन हमारे पास वैसी कम थी, आपने पूजा एक्ट में इसको फेंक दिया। तो यही हमारा कहना है कि इसमें लाखों हेक्टेयर जमीन चली गई इसके अंदर भी। तीसरी बात आती है चकबंदी। हम उत्तर प्रदेश के अंदर थे, उत्तर प्रदेश में 1953 में चकबंदी का एक्ट था, 1953। वो जो 1920 में चकबंदी की बात निकली, 1920 से देश में चकबंदी लागू हुई है और 1920 से होते होते 53 में ये एक्ट बना। पंजाब हरियाणा ये वो इन लोगों ने उस दौरान सभी, और उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया कि आज इतनी बम्पर प्रदान के हमारा देश बाहर भी अपनी पैदावार भेज रहा है। हमारा बहुत धनी है इस मामले में, क्योंकि ये चकबंदी और होने की वजह से सुविधा हो गई लोगों को। तो ये एक्ट हमारे पास में यूपी के अंदर हम होते हुए पहाड़ी इलाका हमारे यहाँ नहीं लागू किया। यही आपका हल्द्वानी रामनगर नीचे ऊपर चले जाओ, यहाँ है, ये सब यूपी का ही पार्ट है। लेकिन जो पहाड़ी एरिया ऊपर चला गया वहां इन्होंने उस चकबंदी को लागू नहीं किया। तो अब हमारे पास में देखो, एक तो जमीन पहले आपने खेत नहीं बनाने दिए, जो थे वो भी पूजा एक्ट के अंदर डाल दिए। अब बची खुची जमीन वो भी आपने गोल खाता फंसा दिया उसको। गोल खाता भी ऐसा खाता है कि खेत तो आपका है, लेकिन जब आप उस खेत में उद्योग लगाना चाहते हो तो उद्योग वाला कहता है भाई तू एनओसी ला,
एनओसी लेने के लिए जो हम जाते हैं वो उसको क्या कहते हैं तहसील में राजस्व वालों के पास में, वो कहता है कि साहब इसमें तो आपके 25 आदमी हैं, तू एक आया 24 कहाँ हैं, उनसे साइन करा के ला। और 24 के नाम लोगों हम जाते हैं 5-4 को मिलते हैं, बाकी कहते हैं तू कौन है, हमको पहचानते तक नहीं, हमारे परिवार के लोग इतने हो गए यार। आपका खेत आपके हाथ में नहीं है। तो हमारा ये कहना है कि तुम्हें कोर्ट में गया, कोर्ट में भी नहीं जाने दिया गया। ये मैं आपको बहुत सेक्रेट बात बता रहा हूँ। मैंने अपने जो वकील हैं हमारे यहाँ के पहाड़ी वकील बेचारे, उन लोगों ने हमें पूरी सपोर्ट किया। 3 साल के अंदर मैंने 5 वकील चेंज किए। फाइनली ये हुआ, वकीलों ने हाथ खड़े कर दिए। मुद्दा यह था कि इस मुद्दे को उन्होंने कह दिया कि कोर्ट में नहीं लाओगे। वकील मेरे साथ तो बेचारे आपके साथ, और लास्ट में वकीलों ने कहा सॉरी आचार्य, ये यार संभव नहीं है यार, सरकार की कोई गलती नहीं है, ये हुआ बोल बात के मुझे। फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट के वकील पकड़े जहां चकबंदी हुई है, हरियाणा, यूपी, पंजाब, उन वकीलों के साथ मैंने वो उनका एक बोर्ड ऑफ द वकील है, उनके बीच मैंने डिस्कस किया। मैंने कहा ऐसा मुद्दा नहीं, आपका मुद्दा तो बनता है, पहाड़ में तो होना चाहिए। और मैं कहा हो ही ना, हमारा कोर्ट में जा ही नहीं रहा है मुद्दा। तो उन्होंने फिर मेरा उनका टाइप किया, उनका फीस उनकी ज़्यादा थी, 1-1.5 लाख रुपया फीस मांगा उन्होंने। मैंने कहा लेकिन एक शर्त है, जब नोटिस चला जाएगा ओनली देन आई विल पे योर फीस, उससे पहले फीस नहीं देगा आपको, क्योंकि मैं बहुत धोखा खा चुका हूँ। उनका नहीं ठीक है, हो ऐसी करना। फिर एक नोटिस डाला 2020 में। नोटिस डालने के साथ साथ जब फिर कई लोग मेरा फोन आए कि यार कहाँ लगे हो, इसमें इतना खर्चा पड़ता है, ये वो है, बोलो आपका क्या मुद्दा है ये है। मैंने कहा नहीं हमको कुछ बात नहीं करनी है, आपके साथ मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है किसी के साथ, मुझे लेकिन मुद्दे को एक रिकॉर्ड में रखना है आगे के लिए, क्योंकि जनता समझ नहीं पा रही इसको। तो साहब वो जब नोटिस दिया, नोटिस देने के सब एक्ट हमारा 2016 से पास था, चकबंदी डिपार्टमेंट बनना चाहिए। 707 पोस्ट सैंक्शन है, चकबंदी के लिए प्रचार प्रसार किया जाए, उसके लिए ऑलरेडी ऑर्डर्स हुए हैं, शासनादेश है, और नोडल अधिकारी आपके जो डीएम के साथ में होते हैं, सीडीओ जोगरा, इनको नोडल अधिकारी बनाया गया है। सब कुछ होते हुए इन लोगों ने इतना घुमाया, एक तो जमीन बर्बाद ऐसी होनी थी, उधर हमको नया खेत नहीं बनाने दिया। मतलब आपको मैं 4, 5, 6, 7 चीजें बताने के बाद उसके बाद हमको एक्ट लागू नहीं होने दिया, और यहाँ कोर्ट पे जाने नहीं दिया। फाइनली जब ऐसी स्थिति आई, जब नोटिस दिया, तो तुरंत रात में सारे एक्ट फैक्ट पास करके 2020 चकबंदी एक्ट उत्तराखंड के पहाड़ी एरिया में लागू हो गया। तो आज हो गए 4 साल। 4 सालों में अभी भी इन्होंने लेकर उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। अब क्या कर रहे हैं, ये आपका खेत आपके भाई से बिकवा दे रहे हैं, उसका खेत उससे बिकवा दे रहे हैं, और हजारों हेक्टर जमीन चली गई है, हजारों समझौते में। तो हमने कहा समझौता नहीं चलेगा, आप इसको कोर्ट में ले जाओ। मेरा खेत, ब्रोकर मेरे पास आया, बोला यार खेत आपका भैया मैं खरीदना चाहता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं बेचना है। वो सीधा जा रहा है तहसीलदार, वहाँ तहसील से पता कर रहा है कि यार खेती तो बेचता नहीं है, इसके कौन कौन हिस्सेदार है। पीखा के घूमने वाले को पकड़ करके उससे वो, मैंने तो 1 लाख रुपये में भी वो कह रहा था, मैंने उसको ठुकरा दिया। वो उसको तो साला 60, 70, 80 हज़ार में ही दे रहा है, यानी आपके खेत की वैल्यू घट गई। मेरा खेत लाख रुपए का देना है, मतलब 1.5 लाख में भी देने वाला नहीं हूँ ना। ये कहता अगर मेरा व्यक्तिगत होता, लेकिन अब मुझे भी डर लगने लग रहा है कि यार ये खेत के 2-3 बार आ गए हैं, वो भी आया, मैंने सबको मना कर दिया, लेकिन वो अगला तो बेचने को तैयार है, किसी से भी बिकवा दे वो। तो मैं मुसीबत में ऐसा आ गया हूं कि मुझे बेचना है वो खेत। अगर मैं नहीं बेचूंगा तो मेरा भाई बेच देगा ना उसको, और अल्टीमेटली हम कोर्ट में जा रहे हैं, हम भाई भी लड़ रहे हैं, हमने कोर्ट में भेजे, आज 10-12 लोग हमारे भी कोर्ट में चल रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप सभी भाई लोगों से कि अभी इसका तोड़ क्या निकाला हमने कहा आप ऐसा करो, उस खेत को व्यक्तिगत नाम पर करो। ये खेत मेरे पिताजी ने मुझे दिया है, तो ये खेत जो 20-25 लोगों के हिस्से में है, इसको 20-25 लोगों के नाम इसमें से हटाया जाए, और उनका खेत में मेरा भी नाम है, वहां से मेरा नाम हटाओ, वो उसका नाम पर रखो उस खेत को। तो जब ये खेत मेरा व्यक्तिगत हो जाएगा तो देन आई कैन हैंड ओवर इट टू यू, आप ले सकते हो। अभी क्या हो गया, हमने जब ये बहुत कुछ किया है, कहानियां काफी हुई हैं इसमें, तो हमने अपने गांव में चकबंदी का एक मॉडल बनाने के लिए सारा रिकॉर्ड निकाल करके दिया सरकार को। उसके बाद जो सारा सर्वे हुआ, डीएम साहब आया, ये सबीर बंसल साहब उसमें अल्मोड़े में थे, ही वेंट दिया, वो जाकर पूरी टीम के साथ उन्होंने सारे सर्वे रिपोर्ट देकर भेजी हुई है। उसके बाद चकबंदी डिपार्टमेंट हमारा जो यहाँ रुद्रपुर में है कुमाऊं के लिए, गढ़वाल वाला तो वही रुड़की में है गई, तो यहाँ वाला जो चकबंदी डिपार्टमेंट था, ये गांव आया शासनादेशों के तहत, इन्होंने वहां सर्वे किया, सारी चीजें ओके हो गई। उसके बावजूद
इन्होंने लास्ट में हमारे भाई से एक से लिखवा दिया कि मुझे चकबंदी नहीं कराने, और बोलते तुम्हारा हिस्सेदार नहीं मानता। अभी वो देना चाहता है खेत अपना, लेकिन उसे लिखवा दिया कि मैं देना नहीं चाहता हूं, भाई उसे किसी से ऑब्जेक्शन ठुकवा दिया। तो अल्टीमेटली हमारा वो, तो अब मेरा कहना ये है कि यदि खेत व्यक्तिगत होता, खेत अगर व्यक्तिगत होता तो बकवास नहीं करता। भाई जिस खेत में वो ना कह रहा है उसमें 20 आदमी और हिस्सेदार है? तो मेरा अभी जो लेटेस्ट चल रहा है, अब हम ये कर रहे हैं कि हम तहसील को अब एप्लीकेशन दे रहे हैं। इसको मैं थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ आपको, फिर मैं आपको एप्लीकेशन पकड़ा दूंगा हाथ में। और ये चली गई है 4-5 एप्लीकेशन अभी चली गई है, और अब हंगामा है, अभी लोगों को पता नहीं है, और ये इंफॉर्मेशन पास भी नहीं होने दे रहे हैं जो हम चाह रहे हैं कि लोग जाने इसको। तो इसमें ऐसा है, सेवा में तहसीलदार महोदय, जिला उत्तराखंड, जो भी आपका जिला लिखिए और आपका ये करिए। विषय मेरे हिस्से की कृषि भूमि एक साथ व्यक्तिगत नाम पर दिलाई जानी हेतु प्रावधान। महोदय सविनय अवगत कराना चाहता हूं कि मैं तहसील सोनसो का हूं, राजस्व गांव सोनसो का हूं, मूल निवासी हूं। पारिवारिक बंटवारे में मेरे खेत दूर दूर बिखरे होने से इन खेतों में हल बैलों या मशीनों से जुताई बुआई के बाद फसलों को जंगली जानवरों द्वारा भारी नुकसान होने से खेती पाती करना घाटे का सौदा हो रहा है, तथा भूमाफिया एवं बिचौलिए इन गोलखातों के खेतों को खातेदारों द्वारा उनका भी हक दिखाकर गैरों को धोखे से बिकवा दे रहे हैं। ऐसे में अपने खेत वापस पाने हेतु अपने अनेक जागरूक एवं आर्थिक रूप से सक्षम लोग राज्य के विभिन्न न्यायालयों में गुहार लगा रहे हैं, किंतु गरीब, असहाय व रोटी रोजी के लिए गांव से बाहर नौकरी पेशेवर लोग जानकारी के अभाव में भूमिहीन हो रहे हैं। इससे निजात पाने हेतु जैसा ज्ञात है कि उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र में चकबंदी एक्ट 2020 से लागू हो चुका है, तथा चकबंदी का कार्य करने के लिए राजस्व विभाग को ही दायित्व दिया गया है, जिसके तहत किसानों को उनके खाते खतौनियों की कृषि भूमि 1-2 स्थानों पर इकट्ठी चकों में बिना कोई रजिस्ट्री फीस दिए मिलती है। देखो, अगर आप अपना खेत अगर आपस में कहीं कुछ करना चाहते हो, आपको रजिस्ट्री फीस देनी पड़ेगी, लेकिन इसमें रजिस्ट्री फीस की माफी होती है। तो इसका फायदा पहाड़ के हम सभी किसानों को भी मिलना चाहिए। अतः महोदय से अनुरोध है कि हमारे प्रत्येक खेत को उनके हिस्से की बिखरी कृषि भूमि, हमारे प्रत्येक परिवार को उनके हिस्से की बिखरी कृषि भूमि उक्त चकबंदी एक्ट 2020 के नियम प्रावधानों के द्वारा गोल खातों से निकालकर एक मुश्त चक में व्यक्तिगत नाम पर दिलाने की कृपा करें, ताकि हम अपनी सुविधानुसार स्वतंत्र रूप से कृषि, बागवानी, पशुपालन आदि दीर्घकालीन उद्योग स्थापित करके आर्थिक लाभ ले सकें, तथा इन खेतों को रोजगार परक बनाकर रिवर्स पलायन के लिए औरों को भी प्रेरित कर सके। पुनः मेरी समस्त भूमि मुझे एक मुश्त चक में दिलाए जाने तक, यहाँ पर हमारा ये कौन कहना है, ये कह रहे हैं कि साहब हम अब करेंगे, अब करेंगे, अब करेंगे। एक्ट पास हो चुका है 2020 में, 4 साल निकल गए, अभी भी आपने चकबंदी स्टार्ट नहीं की है। कभी ये, कभी वो, कभी वो 50 तुम्हारा का, फिर कहते हो तुम्हारा भाई नहीं मानता है। बहुत सारी बातें हैं अंदर खाने, अब उस पर डिस्कस नहीं करूंगा अभी। तो अब हमारा ये कहना है कि चकबंदी होने तक, कब होगी, जब होगी तब होगी, होने तक मेरे कब्जे के प्रत्येक खेत भूभाग को, चाहे वो खेत यहाँ है, वहां है, वहां है, वो मेरा घर वालों ने हमको दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो भाग बाटी सबको पता है कहाँ क्या है। तो प्रत्येक खेतों भूभाग को यथास्थिति में ही जो खेत जहां पर है वहीं पर रख उन्हें तुरंत गोल खातों से अलग करके मेरे व्यक्तिगत नाम पर कराने की कृपा करें, ताकि भविष्य में इन्हें बिना मेरी लिखित अनुमति के कोई दूसरा व्यक्ति धोखे से इधर उधर करने या बेचने न पाए, तथा पहाड़ की संस्कृति फले फूले और डेमोग्राफी में बदलाव भी रुके। प्रतिलिपि सूचना से आवश्यक कार्यवाही होगी निम्नांकितों को प्रेषित। अपने ग्राम प्रधान को इसकी व्हाट्सएप डाल दीजिए, और चकबंदी मंच उत्तराखंड, जो हमारा चकबंदी मंच उत्तराखंड ये काम कर रहा है, तो आज की तारीख में 400 चिट्ठियां, 500 चिट्ठियां की जा चुकी है। जाने के बाद अब वहाँ खलबली मची हुई है। तो अच्छा, इसको तो एक एक आप रखो, तो आप लोग नहीं यहाँ पर है फिर। अरे एक, हाँ बस अब इसे खत्म कर रहे थे, एक चीज आपसे अलग से बात करना भी है, आपसे अलग से बात करेंगे। और यहाँ दे दी, सबको दे दीजिए। जी जी, नहीं ये चल रही है अभी चिट्ठियाँ हमारी, इसको फोटो सेट कर लेना और आगे आप पास कर देना। जी नंबर और दो इसका समापन करें।
ये तो मैं हमारे एकता मंच वालों ने हमको ये मौका दिया, हम इसके बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं इन दो शब्दों को बोलना चाहता हूँ। इसलिए हम सभी को समझना होगा कि हमारी मुख्य आधार प्रत्येक जमीन है, जिससे हम पहाड़ में कहीं ना कहीं प्रतिबंधित होते जा रहे हैं। चाहे फिर खेती फिसलकर उत्तराखंड से बाहर के लोगों के हाथ में जा रही हो, या फिर गोल हाथों में फंसी होने के कारण खेती से मोह भंग हो रहा हो। इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं, लेकिन यह कड़वी सच्चाई है कि हम अपनी खेती यानी इससे जुड़ी संस्कृति को खोते जा रहे हैं। और खेती से संस्कृति खोने का मतलब उत्तराखंडियत की उन पहचानों को खोना जो इस संविधान की 5वीं अनुसूची में लाने के लिए मील का पत्थर सिद्ध होंगे। हमारी संस्कृति नहीं रहेगी, खेती रह जाएगा, तो आप 5वीं अनुसूची में जो हम बात करने जा रहे हैं वहां पर भी हम लोगों को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। इसी के साथ हमारा यह भी सुझाव होगा कि आपके इस एकता मंच के अंदर जितनी भी समस्याएं एड्रेस हो रही हैं, हमारी इस एकता मंत्र के अंदर जितनी भी समस्याएं एड्रेस हो रही हैं, उनमें गोल खासों के खेतों को व्यक्तिगत कराने का मुद्दा सबके ऊपर होना चाहिए। ऐसा वो सबके ऊपर, क्योंकि लोगों के खेत खलिहान व्यक्तिगत नाम पर होने से, लोगों के खेत खलिहान व्यक्तिगत नाम पर होने से ही जागरूक एवं सक्षम परिवार वापस गाँवों को लौट पाएंगे। तभी लौटेगा आदमी। जैसे इस सर ने कहा, अभी तरुण सर ने कहा कि भाई हम लौटेंगे कैसे, तभी लौट पाएगा यदि उसका खेत वहां व्यक्तिगत हो पाएगा। वरना गोल खाते में जो वहां दबंग टाइप का आदमी है वो तो अपने खेत में कुछ भी कर दे रहा है, लेकिन जो हम समझदार लोग हैं, नियम कानून को फॉलो करते हैं, हम उस खेत में कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि तो 25 आदमी हिस्सेदार हैं। अगर मतलब उद्योग लगाते हो तो 5-6 साल के बाद वो उद्योग बंद करना पड़ रहा है, क्योंकि वो ऑब्जेक्शन ठोक दे रहे हैं अगल बगल से, क्योंकि हिस्सा सबका हो रहा है ना। तो यहाँ पर लेबर सप्लाई तब कर पाएंगे जब उनके व्यक्तिगत होंगे, तथा अपने पैतृक गांवों में पूर्वजों की इस अचल धरोहर को अपना व्यक्तिगत मालिकाना हक के साथ दुल्हन की भांति सजाने में अपना सौभाग्य भी समझेंगे। और तब निश्चित मानिए कि जागरूक एवं सक्षम वर्ग का गाँव में बसने से, रिवर्स पलायन होने से एकता मंच और भी सशक्त होकर उभरेगा। ये एकता मंच जरूर और स्ट्रॉन्ग होगा अगर अच्छे लोग गाँव के अंदर जाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए कृपया इस सभागार को छोड़ने से पहले आप सभी से अपने अपने आवेदन पत्र भर सकते हैं, और टीम यहाँ हमारी जैसा आपने बताया यही कि आप लोगों को अंत में सभी वस्तुओं को ध्यान में रखते हुए एकता मंच उत्तराखंड का मैं तहे दिल से आभार करता हूँ। और हमारे बिखरी जोत वाले लाखों भूमिधरों की इस प्रमुख पीड़ा को यहाँ आप सभी के सम्मुख रखने के लिए मुझे मंच पर मौका दिया, इसके लिए मैं आप सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत दिल से आभार करता हूँ। धन्यवाद।